एनबीपीसी में आप लोग का स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पुर्तगाल देख लिए, डच देख लिए, अंग्रेज को देख लिए। इससे हम लोग काफ़ी डीप में जाके अध्ययन किए हैं। और अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, बिहार के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, या यहाँ तक यूपीएससी तक को भी मैं कवर करते हैं हम लोग। अपने बारे में परिचय बता दीजिए कि हम 3 बार इंटरव्यू में बैठे हैं तो ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फ्रांसीसी भारत में फ्रांसीसियों का आक्रमण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम पहले ही चर्चा किए कि शुरुआत में चर्चा किए कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए। ये लोग भारत में व्यापारिक रूप से मजबूत हो चुके थे। और इसमें तीसरा आगमन होता है फ्रांसीसियों का। तो मान लीजिए कोई व्यापार पहले से कर रहा है, कोई भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रहता है, तो अगर कहीं वहाँ पे चौथा व्यक्ति पहुँचता है तो वहाँ पे द्वंद्व उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है। तो फ्रांसीसी पहले से जो लोग यहाँ पे थे, यूरोप कंट्री के, सॉरी यूरोप कॉन्टिनेंट के, उन लोगों को लगा कि बीच में फ्रांसीसी भी आ गया तो संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब यहाँ पर फ्रांसीसी का आगमन हुआ तो फ्रांस में उस समय लुई 14वीं का शासन था। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि लुई 14वीं एक तानाशाह शासक था। उसका स्टेटमेंट था कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द कानून है, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो कानून है। और उसी का मंत्री एक हुआ करता था कोलबर्ट। तो जैसे कि हम लोग अंग्रेज कंपनी पर है, तो वो अंग्रेजों जो अंग्रेज कंपनी थी, जो अंग्रेज भारत में आए, तो वो प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन इसमें अंतर है, फ्रांसीसी कंपनी जो थी ये सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी इसलिए थी कि फ्रांस जो लुई 14वीं था उसी का मंत्री कोलबर्ट था, और सरकार के द्वारा यह संचालित होता था। तो पूछेगा कि फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कब हुआ, तो 1664 में हुआ। और एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि गुजरात में अंग्रेज़ों की पहली कोठी गुजरात में खुली, उसी प्रकार फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी खोली गई, फैक्ट्री खोली गई, वो भी गुजरात ही था। इसलिए हम जोर के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को याद करने में सुविधा होगी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हिंद महासागर में बड़खो और मॉरिशस द्वीप पे सबसे पहले अधिकार किया लो। अब यहाँ पर जैसे ही फ्रांसीसी जैसे कि आता है, संघर्ष चालू हो जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो उसी दरमियान आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध बहुत फेमस है, बीपीएससी बार बार पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है। जो भी एग्ज़ाम देखेंगे तो आप कर्नाटक युद्ध जरूर पूछता है। तो इसी दरमियान पूछता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1746 से लेके 1748 तक हुआ था। और यह युद्ध हुआ था आस्ट्रिया में। आप देखेंगे कि यूरोप कंट्री में एक आस्ट्रिया है, वहीं पर उत्तराधिकारी का जो युद्ध चल रहा था, उसी को लेके भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में उत्तराधिकार के लेके युद्ध होता है। लेकिन उसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, तो 1746 से लेकर 48 तक हुआ। और कोई भी युद्ध होता है, चाहे आप वैश्विक स्तर पे आप जो भी युद्ध को देखेंगे, तो उसका या तो समझौता होता है, उसी को समझौता को लोग संधि भी कहता है। तो संधि के माध्यम से ही लोग अपने आप को जो भी होता है समझ लेता है। तो आप देखेंगे कि फिर इसमें संधि होता है, एक संधि का नाम दिया गया है ए ला सापल। 1748 में ए ला सापल की संधि होती है और कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। पूछेगा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच में, किस संधि के तहत समाप्त हुआ।
तो एला शापल के संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है और पूछेगा कि पहला भारत में आने वाला फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन था, तो कोलबर्ट हो जाएगा, जिसको फ्रैंको कैरो कोलबर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह लुई 14वीं के क्या था, मंत्री हुआ करता था। ठीक, उसके बाद में फ्रांसीसियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री, जैसे कि हम बताए कि सूरत में स्थापित किया। लोग पूछेगा कि इस मिशन बीपीएससी में फैक्चुअल पूछने का तो परंपरा ही है, तो सूरत में कब स्थापित किया, तो आया था लो 1664 में। लेकिन कंपनी की स्थापना, कोई भी आएगा तो तुरंत कंपनी तो स्थापना कर नहीं देगा, तो क्योंकि यहाँ पर संघर्ष चल रहा था, अंग्रेज के बीच में संघर्ष चालू हो गया, डच के बीच में हो गया, पुर्तगाल के बीच में हुआ, तो ये लोग समझौता करते करते इन लोगों के टाइम लग जाता है। और 1667 में सूरत में पहली कंपनी फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और भारत में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री अगर पूछेगा, अब तो पहला तो सब लोग जानता है कि सूरत में स्थापित किया गया, लेकिन अब आप ज़्यादा डीप में जाएगा तो दूसरी फैक्ट्री पूछेगा कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो कारिकल हो जाएगा। जैसे कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री पूछेगा कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत, लेकिन वहीं पूछेगा कि पहली फैक्ट्री लाइसेंस आधारित कौन सी थी, आपका मसूलीपट्टनम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर करता है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़िएगा तो आंसर गलत होने की संभावना होती है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद पांडिचेरी को यह बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्रांसीसियों के द्वारा विकास किया जाता है। और पूछेगा कि पांडिचेरी की स्थापना कौन किया, तो आपका हो जाएगा मार्टिन। पहले भी बता चुके हैं कि पांडिचेरी को हम लोग याद करने का एक तरीका अपनाए थे कि मार्टिन जो है मच्छर को भगाने वाला एक कछुआ बत्ती आता है, अगरबत्ती है। और तो इसी तरह हम लोग दिमाग में सेट किए हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने किया, तो मार्टिन ने किया, तो मार्टिन के मतलब वहाँ मच्छर ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे हम लोग सेट किए हैं, आप लोग जैसे भी याद कर सकते हैं। और फ्रांसीसियों का प्रमुख कार्यालय जो थी पांडिचेरी ही थी। फ्रांसीसियों और फ्रांसीसियों में हमेशा पांडिचेरी के लेके हमेशा युद्ध होते रहता था। उसके आगे आपको पहला कर्नाटक के युद्ध हम लोग देख लिए, दूसरा कर्नाटक का युद्ध हम लोग देखेंगे तो 49 से लेके 54 तक हुआ था। और इसमें डुप्ले की हार हुई थी। डुप्ले जब आया था भारत में तो काफ़ी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था डुप्ले। जब से डुप्ले आया था तो वो भारत में फ्रांसीसियों का विस्तार अधिक हो रहा था, बहुत जल्दी से विस्तार हो रहा था। लेकिन एक ही हार के बाद में वहाँ के शासक के द्वारा क्या किया जाता है, डुप्ले को वापस कर लिया था। अगर डुप्ले भारत में रह गया होता तो आज जो हम लोग अंग्रेज की कहानी पढ़ते हैं वो आज फ्रांसीसी ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता। लेकिन डुप्ले की एक ही हार होती है और उसे सरकार के द्वारा वहाँ के जो शासक था उसको क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। उसके जगह पर गोडेहू को भारत भेजा जाता है। और पांडिचेरी की जैसे कि संधि होती है द्वितीय में, जैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 54 तक होता है। और 1755 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या होती है, संधि होती है। उसके बाद संधि के बाद में क्या होता है, समाप्त हो जाती है, युद्ध समाप्त होती है। उसके बाद में तृतीय कर्नाटक, हम लोग कर्नाटक युद्ध देख रहे हैं तो हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर 63 तक। और पेरिस की संधि के माध्यम से, किसके माध्यम से, पेरिस के संधि के माध्यम से, पेरिस में इसकी संधि होती है। जैसे फ्रांस की राजधानी हम लोग जानते हैं कि पेरिस है। और लुई 14वीं से लेकर लुई 16वीं तक हुए ये लोग फ्रांस के शासक। तो फ्रांस उस समय बहुत विकसित हो चुका था। वहाँ पर शीश महल, हवा महल, ना जाने कितना कौन कौन सा महल एकदम स्वर्ग बना के रखा था वहाँ के जितने शासक थे। तो इसीलिए संधि के लिए पेरिस चुना गया, क्योंकि वो आज हम लोग जो देख रहे हैं अपने भारत में, वहाँ पर बहुत पहले ये सब बना चुके थे, बहुत बहुत डेवलप हुआ था। कहा जाता है कि पहले शुरुआत में जो भी हॉलीवुड मूवीज़ शूटिंग करना होता था तो फ्रांस को ही लोग ज़्यादा चुनता था, क्योंकि बहुत सुंदर शहर था।
उसके बाद में युद्ध समाप्त होता है और इसे कर्नाटक का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के जो भी युद्ध हुआ था वो सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना है। और आगे आप देखेंगे कि एक युद्ध बहुत फ्रांसीसियों के लिए बुरा साबित होता है, वो होता है वांडीवास। क्या होता है? वांडीवास का युद्ध होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा हुआ है, सीजीएल भी पूछा हुआ है, जो बिहार एसएससी लेता है ग्रेजुएशन लेवल का, चाहे सेंट्रल लेवल का होता है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार देखे हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज सेना ने आयरकुट के नेतृत्व में, अंग्रेज सेना जो किसके नेतृत्व में नेतृत्व कर रहा था, युद्ध कर रहा था, तो आयरकुट। और आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की सेना को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। पराजित ही नहीं किया गया, बुरी तरह पराजित किया, इतने बुरी तरह पराजित किया गया कि अब अस्तित्व ही नहीं बचा भारत में फ्रांसीसियों का कि फिर से वो उठ के खड़ा होकर फिर से व्यापार कर सके। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लुई 14वें के शासनकाल में भारत में एशिया माइनर होते हुए भारत तक पहुंचा था। ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आया था। तो फ्रांसीसियों के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो उसका केंद्र की बात करेंगे तो पहला केंद्र जैसे हम लोग जानते हैं कि पौंडीचेरी था। दूसरा केंद्र उसका कारिकल था। कारिकल आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। एक था यमन, जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। और एक था माहे, जो केरल के क्षेत्र में आता है। ये सब फ्रांसीसियों के केंद्र हुआ करते थे। जैसे अंग्रेजों के भी केंद्र हुआ करते थे, उसी प्रकार फ्रांसीसियों ने भी अपने केंद्र स्थापित किए थे, क्योंकि एक जगह रह के शासन व्यवस्था को संचालित मतलब व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जगह जगह वो लोग केंद्र स्थापित किए थे। जैसे पौंडीचेरी हो गया, कारिकल हो गया, यमन हो गया, माहे हो गया, और चंदनगर में भी किए थे। चंदनगर जो आपके कलकत्ता में है। तो बस हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ्रांसीसी से क्वेश्चन बनेगा। हम फ्रांसीसियों की कुछ कोठी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूरत में इन लोगों की कोठी थी। जैसे कि सूरत में कोठी हम बता चुके हैं कि 1667 में स्थापित किया गया था। देखिए आजकल बीपीएससी का ट्रेंड है कि डबल ईस्वीसन को पूछ रहा है, तो उसको आप याद 67 अगर दे देगा, 68 भी दे देगा, तो अगर अब तो ये ऑप्शन इस बार से हटा ही दिया है, तो आप 67 को ही सिलेक्ट करेंगे। मसूलीपट्टनम में ये लोग स्थापित किया था अपनी कोठी, तो ये 1669 में किया था, 69 में। पौंडीचेरी में अगर पूछेगा तो 1673 में किया था ये लो। और चंदनगर में पूछेगा तो 1690 में किया। ये फैक्चुअल है, एकदम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और माहे पूछेगा तो 1689 में किया था, और कारिकल में 89 में। दो चीज़ याद रखना है, कारिकल और माहे में कब किया था? 1689 में किया था। पौंडीचेरी जिसको ज़बरदस्त विकसित कौन किया था? मार्टिन के द्वारा किया गया था। मार्टिन के नाम पे ही आप लोग याद रखेंगे कि 1673 में इसको यहाँ पर कोठी फ्रांसीसियों ने खोली थी। चंदनगर में आपको याद रखना है कि 1690 में। और सूरत में जैसा कि आप लोग को याद रखना है कि फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में आया था, लेकिन संघर्ष के कारण ये लोगों को कंपनी कोठी अपनी स्थापित करने में टाइम लग गया, तो 1667 में अपनी कोठी को स्थापित करता है। और पेरिस के संधि के तहत आप देखेंगे कि चंदनगर जो पेरिस की संधि जो होती है लास्ट में हम लोग देखते हैं कब होता है पेरिस की संधि? 63 में। पेरिस की संधि जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, तो उसके संधि के तहत यह तय किया गया कि फ्रांसीसियों को बस एक ही जगह दिया गया, चंदनगर। अब बाकी आंध्र प्रदेश को बाद में लौटाया गया। बाकी सब जितने भी फ्रांसीसियों के केंद्र थे अंग्रेजों ने क्या कर लिया?
कब्जा कर लिया। बस दो ही जगह छोड़ा, चंद्रनगर और आंध्र प्रदेश को लौटाया था, बाकी सब पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन तो होता है, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। बहुत जल्दी अंग्रेज इसको क्या करते हैं? अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस प्रकार आपका फ्रांसीसी कंप्लीट होता है। और हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा फ्रांसीसी से यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, तो छूटने वाला है। थैंक यू।